112 पन्नों की एक किताब जो कि तकनीकी तौर पर बच्चों के लिए लिखी गई थी। फिर क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बैन करने की कोशिश की? क्यों पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया? क्यों सिर्फ एक किताब उस वक्त सदी के सबसे ताकतवर लोगों को परेशान कर रही थी? और आखिर क्यों ये किताब आज भी उतनी ही अर्थपूर्ण है जितनी 30 साल पहले थी? आपका स्वागत है एक और वीडियो में। क्रांति, राजनीति और ताकत के स्पर्श से सड़ने वाली नेताओं की नीति, ये सब बताने वाली इसी किताब के बारे में आज हम जानेंगे। कहानी है, बस पढ़ते वक्त ख्याल कीजिए कि आप इसे कहानी ना समझ लें। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी। सच कहूं तो इस जॉनरा की किताब मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो इस किताब से कैसी उम्मीद रखनी है ये भी मुझे नहीं पता था। वैसे अगर आप किसी चीज को एक अपेक्षा रहित मौका देते हो तो परिणाम अक्सर अच्छे ही होते हैं। वैसे इस बार तो थे। इस किताब में बस एक छोटी सी कहानी है, जानवरों की कहानी। लेकिन सिर्फ कहानी होती तो फिर क्या बात होती। कहानी कहानी से ज्यादा सच महसूस होती है, एक ऐसा सच जो चुभे। वैसे कहानियां होती ही इसलिए हैं, हालात को किरदारों में लपेटकर दिमाग में उतारने के लिए। क्योंकि मान लीजिए किसी कमजोर आम इंसान के मुंह पर अगर आप सच फेंक देंगे तो क्या वो उसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो अपना बचाव करना चाहेगा। क्योंकि बात यहां सिर्फ सच की नहीं है, बल्कि सच समझने की क्षमता की भी है। कहानियां होती ही इसलिए हैं ताकि कहानी को पढ़ने वाला वो शख्स सच को कहानी के स्वरूप में खुद समझ पाए। और जो सच ये कहानी बताती है वो है सड़न, ताकत से फैलने वाली सड़न। एक नागरिक के तौर पर हम अपने राजनेताओं से बेहतर हालात की उम्मीद रखते हैं, बदलाव की उम्मीद रखते हैं, अच्छे देश की उम्मीद रखते हैं। लेकिन बार बार जब इन उम्मीदों को नजरअंदाज किया जाता है तो यही उम्मीदें क्रांति का रूप ले लेती है। फिर क्रांति से तैयार होती है राजनीति, राजनीति से निकलती है ताकत, और उसी ताकत से निकलती है सड़न। सड़न जो धीरे धीरे नैतिकता को सड़ा देती है और उसकी परिभाषा ही बदल देती है। और ये बदलती परिभाषा उन लोगों के लिए जहर बन जाती है जिन्होंने कभी बदलाव की उम्मीद रखी थी। फिर उस जहर को बर्दाश्त करना ही उनका इकलौता चारा बन जाता है। इस कहानी में यह सब है, बस किरदार जानवर है। लेकिन तब भी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये सड़न, ताकत या फिर राजनीति नहीं है, बल्कि सहसंबंध है, यानी कि ताल्लुक। कहानी का ताल्लुक असल जिंदगी से। ये ताल्लुक ही हमें समझाता है कि ये जानवर असल में हम ही हैं, क्योंकि ये ताल्लुक ही जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है। जॉर्ज ऑरवेल एक पत्रकार थे, इसीलिए लिखावट में सच्चाई होना लाजमी है। वैसे हाँ, पत्रकारों का सच्चा होना आज उतनी आम बात नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। छोड़िए, कम से कम जॉर्ज ऑरवेल तो सच्चे थे। और सच को कैसे लिखना है ये भी एक कला है। अगर ताकत का विरोध आप खुले तौर पर करेंगे तो लोग कई बार आक्रामक हो जाते हैं। स्पष्ट विरोध कितना ही सच्चा हो, लेकिन वो होता हमला ही है। और ताकत पे सीधे हमला करना या तो बहादुरी है या फिर बेवकूफ़ी। और इन दोनों में से ये क्या है, ये तय भी बदकिस्मती से ताकत ही करती है। और हाँ, साथ में लोग भी। आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते जो अपनी लाचारी में सम्मान पाते हैं, जिनके लिए उनका नेता एक नेता से ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को सच समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी धारणा उन्हें सच देखने नहीं देती। इसीलिए उन्हें सच अस्पष्ट रूप से दिखाना पड़ता है।
जो कि आसान और स्पष्ट हो। मैंने अभी जो बात की वो गलत नहीं है, बस इसे समझने के लिए आपको वो किताब पढ़नी होगी। जब आप इस किताब को शुरू करते हैं तो पहले तो ये मजेदार लगती है। कुछ जानवर विद्रोह की बातें करते हैं, इंसानों के खिलाफ जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। फिर अपने इस विद्रोह के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, नारे लगाते हैं। शुरुआत में ये चीजें प्यारी लगती है कि देखो जानवर कैसे विद्रोह कर रहे हैं, और उनका दुश्मन भी कौन होता है? इंसान। शायद आप अपने इंसान होने पर गुरूर भी करें, शायद आप इन जानवरों पर हंसे भी और सोचें कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये किताब आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि ये कोई जानवरों की प्यारी कहानी नहीं है। ये नारे ऐसे ही नहीं हैं। उनकी क्रांति, उनकी प्रेरणा, उनका संघर्ष और उनका पछतावा कुछ ज्यादा ही निजी महसूस होता है। फिर अंदाजा होता है कि हम जानवरों पे नहीं बल्कि अपने आप पे हंस रहे थे। किताब के नाम की तरह इस कहानी में एक फार्म होता है, एक एनिमल फार्म, जहां बहुत सारे जानवर होते हैं। सूअर, घोड़े, गधे, गाय, मुर्गियां, ऐसे बहुत सारे। एक इंसान इनकी देखरेख करता है और इनसे मुनाफा कमाता है। उन जानवरों में से एक सूअर में क्रांति की भावना जगती है। उसे लगता है कि ये इंसान हम जानवरों का जितना फायदा उठा रहा है उतना मुआवजा नहीं दे रहा। ये नाइंसाफी है। इसी इंसाफ की इच्छा से निकलती है ये क्रांति, एक विद्रोह। यही से इस कहानी की शुरुआत है। यही इंसाफ की चाहत और ये क्रांति एक दिन उन्हीं के गले का फंदा बन जाती है। और जितना आप कहानी में गौर करेंगे उतना ही आप जानेंगे कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम चाहे वो हमारे लिए अच्छा ही हो। वैसे भी हम असल चाहत और निहायती भावना में फर्क कहाँ कर सकते हैं? हमारी चाहत भी तो इसी समाज का नतीजा है, नहीं? जिम्मेदारियों से तो हम वैसे भी भागते ही आए हैं। हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, फिर भले ही वो चांदी के चम्मच के साथ ही क्यों ना पैदा हुआ हो। क्योंकि हम ऐसे ही बने हैं। अपने आप को गलत ना समझना, अपने हालात की जिम्मेदारी किसी और चीज पे थोपना, ये फितरत है हमारी। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये हमारी कमी होने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये तब बनती है जब कोई इस कमी का फायदा उठाए। अगर आपको बताया जाए कि आपके इस हालात का, आपके साथ हुई इस नाइंसाफी का एक कारण है और इसे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आजाद हो सकते हो, तो क्या आप यकीन नहीं करेंगे? आप यकीनन यकीन करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि शायद वो कारण सच हो सकता है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यकीन करना चाहते हैं। फिर वो कारण कितना ही बेवकूफ या फिर बेबुनियाद हो, आप मानेंगे, क्योंकि वो कारण आप नहीं होंगे जिससे आप अपनी गलतियों के पछतावे से बचे रहेंगे। यही चीज अगर कोई इंसान एक भीड़ के साथ करे तो वो क्रांति बन जाती है, एक विद्रोह। और गलत मत समझिए, मैं किसी क्रांति को गलत नहीं ठहरा रहा। मेरा कहना यह है कि क्रांति का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन क्या हमारी प्रेरणा का जायज होना जरूरी नहीं है? ऐसे कई उदाहरण हैं इतिहास में जहां गुलामी के खिलाफ तैयार हुई क्रांति का परिणाम गुलामी ही था, बस शासकों के चेहरे बदले थे। कई बार तो क्रांति के बाद लोगों के हालात पहले से बदतर हुए, लेकिन तब भी लोग इस हार को अपनी जीत ही समझेंगे, क्योंकि इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। एक बात समझ लीजिए, लोग गलत होने से ज्यादा परिणामों को बर्दाश्त करना चुनेंगे। सवाल हमेशा एक ही रहेगा कि जिम्मेदार कौन है, और सब कुछ तब तक ठीक है जब तक इसका जवाब हम ना हो। हमारी क्रांति से आया बदलाव हमें हर हाल में मंजूर होगा, क्योंकि ये हमने चुना है, फिर भले ही हालात पहले से और बदतर ही क्यों ना हो।
फिर भले ही हमने चुने हुए लोग हमारा ही खून क्यों ना पिए, फिर भले ही उस क्रांति के बाद उस क्रांति का पूरा उद्देश्य क्यों ना बदल जाए, फिर भले ही उस क्रांति से आया बदलाव हमारा गला ही क्यों ना घोट दे, हम तब भी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारे लिए गलत होने से ज्यादा बर्दाश्त करना आसान है। और चलो मान भी लिया कि आ गई लोगों में हिम्मत, हो गए खड़े लोग इसके खिलाफ, लेकिन फिर लड़ने से क्या तैयार होगा? एक और क्रांति? असल मुश्किलों पे काम करने से आसान वजह देना होता है। न सिर्फ हमारे प्रतिनिधि बल्कि हम भी ऐसे ही हैं। इसीलिए तो आज भी वो हमें जात और धर्म के नाम पर बांट पाते हैं। किसी मशहूर आदमी ने कहा था कि हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। सच कहा जाए तो हम अपने शैतान बनाते नहीं लेकिन चुनते हैं, और जब वो शैतान बर्दाश्त ना हो पाए तो उस शैतान से बचने के लिए एक और शैतान चुनते हैं। हाँ, आपका ये सोचना बिल्कुल जायज है कि क्या हमारा हर बार शैतान को ही चुनना जरूरी है? तो आप ही बताइए, क्या हम एक फरिश्ते को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें। एक और चीज जो इस किताब में लोग अनदेखा कर देते हैं वो है ताकत का स्वभाव। इस कहानी में शुरुआत से जानवरों का एक साफ दुश्मन है, इंसान। जानवर सोचते हैं कि इंसान हमारा शोषण करते हैं, हमें कैद रखते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, जो कि जायज है। उनका सोचना गलत नहीं है। इसी नाइंसाफी से तो वो क्रांति घटती है। लेकिन क्या क्रांति के बाद हालात बदलते हैं? स्पॉइलर अलर्ट, बिल्कुल नहीं। जिन इंसानों से वो जानवर दहे दिल से नफरत करते थे, अंततः वो वही बन जाते हैं। ताकत की फितरत ही जहर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर ताकत अनैतिक है। मैं ये कह रहा हूं कि ताकत का अनैतिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़िए किताब और खुद समझिए, और दिखाइए मुझे जो शायद मैं नहीं देख पाया।